Please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification about all new videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस फिज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स। और इससे पहले हमने कूलम लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि फील्ड ऑफ फोर्स क्या चीज़ है। द स्पेस और द रीजन अराउंड एन ऑब्जेक्ट इन विच इट कैन exert force on another object is called field of force। एक कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इसके अराउंड वो वाली स्पेस, वो रीजन जहाँ तक ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सके, इस रीजन, इस स्पेस या इस रीजन को हम फील्ड ऑफ फोर्स कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के फील्ड हैं, डिफरेंट टाइप की फोर्सेस हैं, उनके फील्ड भी डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल जो फोर्स मैसेज की वजह से लग रही है, उसका उस मैस के फील्ड को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर चार्जेस की वजह से फोर्स लग रही है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड आप फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ चुके हैं, और आज की इसी वीडियो में नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र करेंगे। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ एंड कूलम लॉ help us to calculate the magnitude and direction of gravitational and electric force। ये जो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ या कूलम लॉ है, ये इससे हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन और इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह ग्रेविटेशनल लॉ हमें इंफॉर्मेशन देता है, फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी F=G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की? टुवर्ड द अर्थ सेंटर। और इसी तरह अगर कूलम लॉ की बात की जाए तो कूलम लॉ की मैग्नीट्यूड है, या कूलम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और कूलम फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? कूलम फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कूलम फोर्स की डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, या दो अगर पॉजिटिव दो सिमिलर चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दो अगर ये डिफरेंट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से हम इनकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं। अब लेकिन अगला क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस? इन दोनों फोर्सेस का ओरिजिन क्या है? कि दो मैसेज या दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स क्यों लगाते हैं? तो इसका आंसर स्टिल अननोन है, स्टिल अननोन। क्यों लगाते हैं? अब इसका जो आंसर है कि वाई these charges or these masses exert force on other charges or other masses, तो हम इसके रीज़न, इसकी रीज़न अननोन है, हम इसका रीज़न ये देते हैं, इनका इसका हम आंसर ये देते हैं, इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये चार्जेस की और मैसेज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी उनको बाय नेचर मिली है कि दो मैसेज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं या दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अब नेक्स्ट आया है जी माइकल फैराडे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फोर्स की ट्रांसमिशन के लिए कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाता है, इस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दिया था। कि अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास कोई चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड कोई रीजन होगा, वो रीजन जहाँ तक ये किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके, इस रीजन को उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया। कि फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ये चार्ज है, ये चार्ज इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है दूसरे चार्ज पर, इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है किसी दूसरे चार्ज पर, इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है। अब यूँ ही हम इस पॉइंट से दूर जाते हैं कि
तो ये फोर्स नहीं लगाता। अब फाइनल इसकी आखिरी हद ये है जहाँ तक ये किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, तो लिहाजा ये वाला रीजन एक चार्ज के अराउंड जहाँ तक ये किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके, इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया। यानी एक चार्ज की फील्ड, जिस तरह हम कहते हैं अर्थ के अराउंड वो रीजन जहाँ तक ये किसी दूसरे मैस पर फोर्स लगा सके, इसको नाम दिया गया था ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसी तरह एक चार्ज के अराउंड वो रीजन जहाँ तक ये किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सके, तो इसको नाम दिया गया, इस रीजन को, इस स्पेस को, इस रीजन या इस स्पेस को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, ये चीज़ चेक करने के लिए हम कोई दूसरा चार्ज लाएंगे। अब जिस चार्ज की फील्ड चेक करनी हो, इसको हम देते हैं, कहते हैं सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। और जिसकी चार्ज की फील्ड चेक करनी हो, उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। थोड़ी सी टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जबकि टेस्ट चार्ज कन्वेंशनली हम पॉजिटिव ही लेते हैं। अब सोर्स चार्ज को हम की सिंबल कैपिटल क्यू भी हो सकती है, स्मॉल क्यू भी हो सकती है, जबकि कन्वेंशनली टेस्ट चार्ज की जो सिंबल है उसको हम क्यू नॉट लेते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है। द स्पेस आर द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि एक ये चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड वो वाला रीजन जहाँ तक ये किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पर, चार्ज बॉडी पर, टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा सके, इस रीजन या इस फील्ड को नाम हम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली हमें बता रही होती है कि अगर एक सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज से डिफरेंट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम कहेंगे कि ये एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितनी फोर्स लगा रहा है, फोर्स देखनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट समझने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर इसको डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैं इधर रखता हूँ एक चार्ज जो है 2 कूलम का चार्ज, और मैं यहाँ पर रख ले देता हूँ 50 कूलम चार्ज। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, इस पॉइंट पर यहाँ पर फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि डिस्टेंस कम है, यहाँ पर फोर्स कम होनी चाहिए थी क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान, देखें अगर हम डेली लाइफ के कंसेप्ट देखें तो जितनी चार्जेस करीब होते हैं इतनी हम कहते हैं फोर्स ज़्यादा होती है, चार्जेस दूर होंगे तो फोर्स कम होगी। लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, चार्ज भी ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है, चार्ज भी कम है। तो ये ज़रूरी नहीं है इस पॉइंट पर फोर्स ज़्यादा हो, इस पॉइंट पर फोर्स कम हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस एग्जांपल में के हिसाब से अगर हम देखें तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस कम हो तो फोर्स ज़्यादा होगी। अब इस चीज़ को, इस मुश्किल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास हैं 2 क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है डिस्टेंस, एक क्वांटिटी है चार्ज। एक को हम कर देते हैं फिक्स और दूसरे के लिहाज से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फोर्स की वेरिएशन देखेंगे। अब यहाँ हम चार्ज को फिक्स कर देते हैं और डिस्टेंस के लिहाज से इनकी जो वेरिएशन है कि डिस्टेंस के लिहाज से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे चेंज हो रही है, तो इसको हम डिस्टेंस के लिहाज से ऑब्ज़र्व करेंगे। अब चार्ज को फिक्स करने का मतलब है, हम कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज है या यूनिट चार्ज है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी कि एक सोर्स चार्ज के अराउंड
यूनिट चार्ज पर जितनी फोर्स लग रही है उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। लिहाजा हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by a source charge per unit test charge is called electric field intensity of source charge। कि एक सोर्स चार्ज किसी टेस्ट चार्ज यूनिट टेस्ट चार्ज पर जितनी फोर्स लगाता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट सोर्स चार्ज। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस सोर्स चार्ज की होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन के बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिंबल देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिंबल है ई। उसके बाद इसके अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो मैथमेटिकल फॉर्म होगी, अभी हमने डेफिनेशन में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब नेक्स्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस पर, फोर्स पर, और फोर्स और चार्ज को हमने कांस्टेंट कर दिया है, फिक्स कर दिया है, यूनिट चार्ज। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, तो एक वेक्टर और स्केलर के डिवाइड करने से जो नई क्वांटिटी आती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम बात करें यूनिट की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ चार्ज। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, डिवाइडेड बाय चार्ज की यूनिट है कूलम, तो ये यूनिट बन गई न्यूटन पर कूलम। अब लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कूलम लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है सोर्स चार्ज, एक चार्ज है टेस्ट चार्ज, और ये पॉजिटिव है, ये भी यहाँ हमने पॉजिटिव लिया है। दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आर। अब अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस आर हो तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 की जगह यहाँ Q है, Q2 की जगह Q0 है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम देखें, ये वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन के में पुट करें तो F की जगह हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास Q0 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास बाकी बच गया E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर 1 चार्ज पर। कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है। टेस्ट चार्ज वाली टर्म ख़त्म, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी। नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन है परमिटिविटी, तो ये मीडियम पर डिपेंड करती है, परमिटिविटी किसी भी मीडियम की होगी। और नंबर 3 डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज। 3 क्वांटिटीज़ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है। अब अगर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर और परमिटिविटी, डिस्टेंस और परमिटिविटी अगर आप इंक्रीज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। अगर एक ये सोर्स चार्ज हमारे पास प्लस है, माइनस भी हो सकता है, तो जनरली हम इसको प्लस ही लेते हैं। तो अगर चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। हम इसको ऐसे शो करते हैं कि जितना हम चार्ज के करीब होंगे, ये डॉट्स, ये जो डॉट्स की डेंसिटी है ये शो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और जितना चार्ज से हम दूर जाते जाएंगे इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ करती जाएगी। ये डार्ट, जितने डार्ट क्लोज हैं इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज के करीब हैं, डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। और अगर चार्ज से हम दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
कम होती जाएगी। अब इसको हम ये तो हमने देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम यूनिट इसमें वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर, साथ यूनिट वेक्टर भी है। क्यों आर यूनिट वेक्टर लिखते हैं ये लास्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर फोर्स है पोजीशन डिपेंडेंट या डिस्टेंस डिपेंडेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 इलेक्ट्रिक फील्ड है एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है फोर्स पर और फोर्स डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस पर डिपेंड कर रही होगी, डिस्टेंस पर। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। और फिर लास्ट टाइम हम ये भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर कि आर कैन बी रिटन एज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर उठा के इसको इसमें पुट कर दें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आर यूनिट वेक्टर की जगह हम लिखेंगे आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो नेक्स्ट ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है। एक तो ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस चेंज करने से चेंज होती है, डिस्टेंस इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होगी। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज़ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी। कि स्टार्ट में जब डिस्टेंस बहुत कम था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस हम इंक्रीज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ करेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है आर स्क्वायर के हिसाब से, तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। और आर स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और आर के दरमियान ग्राफ होगा। और लास्ट पर डिस्टेंस ऑफ चार्ज, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।